वक्त है बड़ी बहस का। बड़ी बहस का मुद्दा आज ये कि जो हुआ है, जो हमला पुंछ में किया गया है भारतीय सैनिकों पर, क्या ये नवाज शरीफ का ऑपरेशन किया? आपको बता दें लेकिन अब तक क्या कुछ हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने हमला किया जिसमें कि 5 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं, 1 जवान जख्मी है। जो जवान शहीद हुए हैं उनमें से 4 जवान 21 बिहार रेजिमेंट के हैं और 1 जवान मराठा रेजिमेंट से हैं। जो जवान घायल हैं वो भी मराठा रेजिमेंट से ही हैं। इसको लेकर रक्षा मंत्री ने संसद में आज बयान दिया है। पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, ये रक्षा मंत्री की तरफ से बताया गया। हमारी सेना जवाब देने के लिए तैयार है, ये भी कहा रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने। लेकिन रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने जो बयान दिया, उस बयान के बाद संसद में हंगामा भी हुआ क्योंकि उस बयान को लेकर विवाद शुरू हो गया है। उसको लेकर विपक्ष ने हमला किया है रक्षा मंत्री को। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कब तक चुप रहेगा देश। रात 2 बजे का वक्त। जम्मू से 300 किलोमीटर दूर पुंछ सेक्टर का चक्कादा बाग इलाका। एलओसी से 400 मीटर भीतर सरला पोस्ट। रात के अंधेरे में 21 बिहार रेजिमेंट और मराठा रेजिमेंट के जवान गश्त लगा रहे थे। भारतीय सैनिकों के लिए न तो ये काम नया था, न ही ये वक्त। अचानक दर्जन भर से ज्यादा घुसपैठियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आज रात को तो बहुत लंबा चौड़ा फायर की आवाज सुनता रहा हूँ मैं। बारिश भी था बीच में, माइकों का आवाज भी था, क्लियर नहीं था हो रहा। पूरा गांव रात को डर रहा था। एक तरफ तो मस्जिद में बैठे, दूसरी तरफ घर में जो बच्चे थे वो तो चिल्ला रहे थे। इतना फायरिंग हुआ, मैंने इतनी आवाजें सुनी। भारतीय सीमा में घुसकर हमलावरों ने 6 जवानों को निशाना बनाया। हमले में 5 जवान शहीद हो गए जबकि 1 जख्मी है, जिसका इलाज पुंछ के अस्पताल में हो रहा है। रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने संसद को बताया कि हमले में 15 से 20 हमलावर शामिल थे, जिनमें कुछ हमलावर सेना की वर्दी में भी थे। The ambush was carried out by approximately 20 heavily armed terrorists, along with persons dressed in Pakistan Army uniforms. एंटनी के इस बयान के बाद राज्यसभा में हंगामा हो गया। विपक्ष ने कहा है कि रक्षा मंत्री का ये बयान पाकिस्तान के लिए बचने का हथियार साबित हो सकता है। पाकिस्तान पहले ही हमले में हाथ होने से इनकार कर चुका है। The terrorists came along with persons who were dressed in Pakistani army uniforms. You are almost providing in this sentence an opportunity to Pakistan to create a possible defense that these were not state actors as far as Pakistan was concerned, and therefore it could have been some other non-state actors. पाकिस्तान की सेना ने हमारे सैनिकों को मारा। आपने कौन से उसके माध्यम से पता कर लिया कि टेररिस्ट थे जिन्होंने मारा? ये तो कह ही रहा है पाकिस्तान कि हम कुछ नहीं कर रहे, दूसरे लोग कर रहे हैं। आप अपने बयान के माध्यम से पाकिस्तान को बचने का रास्ता दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पिछले महीने जमात-उद-दावा का आतंकी हाफिज सईद इस इलाके में आया था। उसी के उकसाने पर भारतीय सैनिकों पर हमला हुआ है। सुरक्षा पर जब आ जाए तो टकराना जरूरी है। सुरक्षा पर जब आ जाए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो जिंदा भी नजर आना जरूरी है। इस साल पाकिस्तान ने 33 बार घुसपैठ की कोशिश की है और 57 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। लेकिन नवाज शरीफ के पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय सैनिकों पर यह सबसे बड़ा हमला है। पाकिस्तान की इन करतूतों को बारीकी से समझने वाले बताते हैं कि नवाज शरीफ के प्लान यानी कश्मीर मिशन का हिस्सा है। एक के प्लान ने ये बोला है कि करोड़ों रुपए नवाज शरीफ ने भेजे हैं उसके लिए, और नवाज शरीफ सोच रहा है कि मैं एक मिस्टर क्लीन रहूं। सो ये प्लान ऐसा है कि आप कश्मीर में जो मर्जी करो वो लेना है, कश्मीर को आज़ाद कराना है, इन्फिल्ट्रेशन हिंदुस्तान में करानी है। इधर स्लीपर सेल्स भी हैं। अपने ही ऑफिस में एक कश्मीर सेल खुला है जिसके थ्रू टेररिस्ट गतिविधियां इंक्रीज होने की आशंका है, और साथ ही में एक बफर बनाया है कि जो इस पे रिएक्शन है उनके खिलाफ ना आए डायरेक्टली। तो ये लग रहा है उसी प्लान का एक पहलू है।
इससे पहले इसी साल जनवरी महीने में पाकिस्तानी हमलावरों ने पुंछ की कृष्णा घाटी में घुसकर 2 सैनिकों के सिर काट दिए थे। एक सैनिक का सिर भी पाकिस्तानी साथ ले गए थे। उस वक्त भी हमले से कुछ दिन पहले हाफिज सईद LOC पर आया था। पाकिस्तान ने तब भी हमले से पल्ला झाड़ा था और इस बार भी पाकिस्तान खुद को पाक साफ बता रहा है। लेकिन देश गुस्से में है। सड़क से लेकर संसद तक लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि कब तक सहेगा हिंदुस्तान, कब तक अपनी धरती पर ही जवान शहीद होते रहेंगे। सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर सैनिकों की शहादत सियासत की बलि चढ़कर रह जाएगी। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेहमान भी मौजूद हैं कि क्या ये ऑपरेशन क्या है नवाज शरीफ का। हमारे साथ बात करने के लिए पाकिस्तान से तारिक पीरजादा साहब मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ भरत वर्मा मौजूद हैं यहाँ स्टूडियो में, वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी से कीर्ति आजाद हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले तारिक पीरजादा साहब, आपसे मेरा सवाल कि क्या ये नवाज शरीफ का ऑपरेशन क्या है जिस तरह से ये हमला किया गया? क्योंकि वो एक तरफ कहते हैं कि उन्हें दोस्ती चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये इस तरह का हमला भारतीय सैनिकों पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा। अरे भाई, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ आपका आदमी है, आपके जो वजीर आज़म हैं वो उनका इस्तकबाल करना चाहते हैं, हिंदुस्तान के दौरे की दावत दी जाती है। दूसरी तरफ आप मीडिया के लोग और आपके जो इंटेलेक्चुअल हैं वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ तो असल में खेल खेल रहा है। तो ये मुझे ये बताइए कि वजीर आज़म जो आपका देश का है वो सच बोल रहा है या आप लोग सच बोल रहे हैं? पहली बात तो ये है। नहीं, भारत के वजीर आजम ने कभी नहीं कहा इस ढंग से कि इस्तकबाल की बात हो या भारत आने दौरे की बात हो, वो तो डिप्लोमेटिक स्तर पर है। नवाज शरीफ चाह रहे हैं कि भारत के जो वजीर आजम है, प्रधानमंत्री हैं, वो वहां का दौरा करें और भारत लगातार इस बात को टाल रहा है अभी तक। आपने तो उसके इलेक्शन के नतीजे का भी ऐलान नहीं किया था और उसकी मुबारकबाद के ढेर लगा दिए थे। अरे वो तो आपके नजदीक तो बड़ा दोस्त आदमी है। लेकिन मुझे दूसरी बात करने दीजिए, मैं फिर आपके उसके बाद स्टेज आपके हाथ में है। दूसरी बात ये है, आप भारत के अवाम से सच बोलना शुरू कर दीजिए और उन्हें बताइए कि कश्मीर भारत की धरती नहीं है, ये एक मुतनाज़ा इलाका है। पहली बात। दूसरी बात ये है, नहीं तारिक पीरजादा साहब, पाकिस्तान सच ना बोले, पाकिस्तान कुछ ठीक ना करे और भारत को आप उल्टा ये कहेंगे कि वो सच बोले। पाकिस्तान की तरफ से क्या सच बोला जा रहा है? नवाज शरीफ करगिल को लेकर हमेशा कहते रहे कि उन्हें नहीं मालूम। आपके मुल्क में आपके आर्मी के जनरल किताबें लिखते हैं, कहते हैं कि नवाज शरीफ को सब कुछ मालूम था। फिर नवाज शरीफ को लेकर अभी नवाज शरीफ अलग बयान देते हैं और फिर ये सब कुछ होता है। तो क्यों ना माना जाए कि नवाज शरीफ का ये ऑपरेशन है? नवाज शरीफ चाहते हैं कि इस तरह की इंस्टेबिलिटी हो कश्मीर में। अरे देखिए, पाकिस्तान में तो ये मशहूर है, बल्कि सारा पाकिस्तान नाराज है कि नवाज शरीफ तो इंडिया का आदमी है, वो तो बात भारत से दोस्ती की करता है, वो पाकिस्तान की फौज से डिसएग्री करता है, वो पाकिस्तान के अवाम से मुख्तलिफ है। तो तमाम लोग ये कहते हैं कि नवाज शरीफ तो आपका दोस्त भाई है और आप हैं कि उस पर विश्वास ही नहीं करते। अब आप किस पे विश्वास करेंगे? अपने वजीर आजम पे नहीं करते, नवाज शरीफ पे नहीं करते। यही बात है कि पाकिस्तान की जनता उस आदमी को यकीन नहीं करती, उसको आप वोट देते हैं, उसको आप जितवा देते हैं, उस पर यकीन नहीं है आपको और आप कहते हैं कि वो भारत का दोस्त है, पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। भाई आपने कहा, आपके वजीर आजम ने कहा कि हम माजी में हमने उनके साथ काम किया है, हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे और अब आप सितंबर में आपने उनसे मिलने का अहद कर लिया है न्यूयॉर्क में। तो अब आप एक तरफ उसको कह रहे हैं कि वो पैसे लगा रहा है, कहीं कुछ इल्जाम लगा रहे हैं। वो मतलब है कोई अक्ल की बात तो होनी चाहिए ना, कोई एक बात होनी चाहिए, या वो आपका दुश्मन है या वो आपका दोस्त है। नहीं तो ये तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप पाकिस्तान की तरफ से जो रुख अख्तियार किया जाता है, एक तरफ से दोस्ती, दूसरी तरफ से पीछे आकर पीठ में छुरा घोंपना, दुश्मनी, वो ऐसा क्यों? ये इससे क्या हासिल होगा? कीर्ति आजाद साहब, जी तारिक पीरजादा साहब, हमारे साथ बीजेपी के मेहमान भी मौजूद हैं। बीजेपी से हमारे साथ कीर्ति आजाद साहब मौजूद हैं, उनको शामिल करते हैं चर्चा में। कीर्ति आजाद साहब, आपने सुना तारिक पीरजादा साहब को, उनका यह कहना है कि आप तय करें कि नवाज शरीफ दोस्त है या दुश्मन है। नवाज शरीफ को तो दोस्त बताते हैं, फिर आप बताते हैं कि वो दुश्मन है, वो इस तरह से ऑपरेशन के चला रहे हैं। न मुझे नवाज शरीफ जी से दुश्मनी है, न दोस्ती है, न मेरी दुश्मनी या दोस्ती मुशर्रफ साहब से। मेरा एक प्रश्न सीधा है, सवाल पीरजादा साहब से
पिछले 6 महीनों में 60 बार घुसपैठियां यानी इन्फिल्ट्रेशन हुई है। अगर ये घुसपैठिए का मतलब ना समझते हो, मैं ये समझ सकता हूं कि ये कहें नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 बार आ सकती है, लेकिन क्या पाकिस्तान की मिलिट्री अंधी है कि उनके सामने से ऐसे घुसपैठ 60 बार जो पिछले 6 महीने में हुए हैं उनको दिखाई नहीं देते और वर्दियां पहनकर पाकिस्तान की आर्मी की घूम जाते हैं? तो इससे क्या मैं यह न मानूं कि आंख में आप दुनिया के और भारत के धूल झोंक रहे हैं और आप इन सबों को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके अलावा आपके मिलिट्री के लोग अंदर घुस रहे हैं? इसका जवाब दीजिए ना, छोड़िए नवाज शरीफ से दोस्ती या दुश्मनी है, गले मिलते हैं या पैर मिलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी तारिक देखिए, मुझे लगता है भारत की मेरा ख्याल तो ये है कि भारत की फौज अंधी हो चुकी है कि बकौल आपके मेहमान के घुसपैठिए आ रहे हैं सरहद पार से और वो सोई हुई है। क्या अफ्यून का नशा उन्होंने लिया हुआ है? भारत की फौज को कोई बंदा आता हुआ नजर नहीं आता है, वो आपसे तनख्वाह लेते हैं। अगर वो अपनी सरहद का लाइन ऑफ कंट्रोल का दिफा नहीं कर सकते, 17 बार उनकी कोशिशों को रोका गया है। 19 आतंकवादी जो हार्डकोर टेररिस्ट है उन्हें मारा गया है, 17 बार रोका गया है। ये तो आपकी तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं वो बताया जा रहा है कि 60 बार ऐसी कोशिश की गई है, 60 बार सीज फायर वायलेशन करने की कोशिश की गई है, सीमा का उल्लंघन की, और ये 80% है पिछले साल के मुकाबले। घुसपैठियों को रोकना आपका काम है ना। आपने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है, आपने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ ना, आप उनको रोकिए ना अपनी तरफ से। हमने कब कहा है आप ना रोकिए उनको? तो मतलब आप ये मानते हैं कि आपकी तरफ से भेजा जाएगा? कश्मीर क्या करते रहते हैं? नहीं, हम नहीं कह रहे, मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि ऐसा अगर है। दूसरी बात जरा मुझे बात कीर्ति आजाद जी जवाब देना चाहते हैं, तारिक पीरजादा साहब, उनकी बात सुन ले फिर आप जवाब दीजिएगा। जी कीर्ति आजाद जी उनको पहल करने देते हैं। चलिए, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मैं इनसे सिर्फ बताना चाहता हूं कि कश्मीर एक जिला है जम्मू कश्मीर स्टेट में। कश्मीर जिले की पूरी 15,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जम्मू 26,000 स्क्वायर किलोमीटर है, लद्दाख 59,000 स्क्वायर किलोमीटर है, अक्षय चिन्ह है और उसके अलावा 1,22,000 स्क्वायर किलोमीटर जो जम्मू कश्मीर का भाग है, ग्वादर है, स्कार्दू है, गिलगिट है, बाल्टिस्तान है, ये सारी जगह हैं जो हिंदुस्तान की कब्जा की हुई हैं जम्मू कश्मीर की इन लोगों ने। ये बार बार कश्मीर करते हैं और ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बनाया है वो 6,000 स्क्वायर किलोमीटर का है केवल, जिसमें 4,000 जम्मू डिवीजन का है। यह इन्फिल्ट्रेशन सिर्फ यहां करते हैं, देश दुनिया को दिखाते हैं कि वहां पे प्रॉब्लम है और कश्मीर का केवल नाम लेते हैं, जबकि यह जम्मू और कश्मीर का राज्य है जो कि भारत के को एक्सीड कर चुका है। तो इसके अंदर ये जब कभी भी इस प्रकार की बातें करते हैं तो ठीक नहीं है। ये भुट्टो जी ने भी कहा था उस समय अपने समय में कि हजार बार जवाहरलाल नेहरू हम इनसे जीत नहीं सकते, ना 65 में जीत सके, न ये कारगिल में कुछ कर सके, ना 71 में इनको बांग्लादेश बनाना पड़ा। और यह सिर्फ इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि इस प्रकार की कायरतापूर्ण हरकत ही कर सकते हैं। दूसरा, इनसे हम और कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। तारिक पीरजादा साहब, अब मैं उसका मैं जवाब देता हूं। देखिए, ये जो 65 और 71 की बातें हैं ना, ये माजी के अंधेरों में रहने वाली बात है। आप किसी गलतफहमी में न रहिएगा। आज का जवाब दे दें तारिक पीरजादा साहब, जो आज हो रहा है। जी, पाकिस्तान आपकी तरह एक न्यूक्लियर स्टेट है। आप दोबारा कोशिश करके देख लिए। आपका इल्जाम है कि 5 भारतीय फौजी मारे गए हैं, आपको कार्रवाई करके देख लीजिए। पाकिस्तान आप क्योंकि आपको पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी हुकूमत, अच्छा आपकी हुकूमत में थोड़ा सा सच है, उन्होंने तो खुल के इल्जाम नहीं लगाया पाकिस्तान पे। थोड़ा जबान पे लगाम लगाइए जी, आप अपनी जुबान पे लगाम लगाइए ना, जो आप खुल के अपने देश में जो आतंकी हमले हो रहे हैं और उसको बचाने के लिए आप इस तरफ भेज रहे हैं। थोड़ा जरा खुदा का खौफ खाइए साहब। आपके रमजान का महीना चल रहा है तो आप कुछ ज्यादा ही बकवास किए जा रहे हैं। भारत शांत है, इसका ये मतलब काबू कीजिए। मुझे तो लगता है जामा मस्जिद के इर्द गिर्द से कहीं पकड़ के लोग ले आए हैं आप लोग। नहीं, आपकी जुबान काबू नहीं है और हमारी जुबान की बात कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, तारिक पीरजादा साहब, चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, दबा के बैठ जाए। आप जरा समझिए बात को। आप टेलीविजन पे बैठे हैं, जामा मस्जिद के चौक में नहीं बैठे हुए। एक तरीके से बात कीजिए। आप समझने को तैयार नहीं है। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है।
मैं आपको भाई कह रहा हूँ और आप बदतमीजी किए जा रहे हैं। चलें, प्रेम शुक्ला जी, तारिक पीरजादा साहब कह रहे हैं कि वो आपको भाई कह रहे हैं। आप हमारे साथ शिवसेना से प्रेम शुक्ला साहब मौजूद हैं। तारिक पीरजादा साहब उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना तारिक पीरजादा साहब को, वो कह रहे हैं कि अगर घुसपैठ हो रही है तो फिर भारतीय सेना रोकने में नाकाम क्यों है? नहीं, यही तो सबसे बड़ा जो है हमारे देश की विडंबना है कि पाकिस्तान का बुद्धिजीवी भी आतंकवादी की भाषा में बात करता है, फिर भी हमारे जो हुक्मरान हैं वो पाकिस्तान से अमन की आशा करते हैं। उनके कबूतरों के पंजों में भी बम और बारूद है और हमारे सेना को भी उन पर गोलियां चलाने नहीं दी जाती। इनसे अब बोली में बातें बहुत हो गई, अब गोली की भाषा में बात की जाने की जरूरत है। और जब तक हम पाकिस्तान को इस्लामाबाद तक चढ़कर मारेंगे नहीं, तब तक ये सुधरने वाले नहीं। एबोताबाद में चढ़ के इनको अमेरिका ने मारा, अमेरिका की तरफ से कोई डांट देता है तो इनकी हालत खराब हो जाती है। इनके सैनिक हुक्मरान भी अपनी बैरकों में घुस जाते हैं। इनसे अगर आप किसी प्रकार की अमन की आशा कर रहे हैं तो आप एक सीआर से जो है वो ये आशा कर रहे हैं कि वो अहिंसा करेगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। तारिक पीरजादा साहब, ये इस तरह की स्थिति पैदा करना चाहता है पाकिस्तान क्या कि ये नौबत आए? मैं तो सोच रहा था कि कोई अक्ल की बात होगी, कोई तज्जिए की बात होगी, कोई संजीदगी से बात होगी, को कश्मीर की बात होगी। मालूम ये होता है कि इस्लामाबाद पे हमले की आप बात कर रहे हैं। अरे कौन सी दुनिया में बैठे हुए हैं आप? कौन सी दुनिया के ख्वाब देख रहे हैं? हमारे न्यूक्लियर वेपन इतने हैं कि दिल्ली क्या, बंगलोर क्या, सारी जगह खत्म कर सकते हैं। तुम्हारी छाती पे चढ़ के आप कोशिश करके देखिए ना। नहीं, तारिक पीरजादा साहब, लेकिन तारिक पीरजादा साहब, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है ना कि पाकिस्तान जब इस तरह की बार-बार हमारी सरकार पाकिस्तान बार-बार अगर इस तरह की हरकतें करेगा तो वो क्या भारत को उकसा नहीं रहा है? क्या आप इस तरह के हालात पैदा नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बात का अब आपकी बात का जवाब देता हूँ। आपने बड़ी संजीदगी से एक बात पूछी है, मैं बड़ी दयानतदारी से जवाब देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान के अपने मसाइल इतने ज्यादा हैं, हम इधर उधर कोई गड़बड़ करने बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। हमारी हिम्मत से बाहर है। हमारे पास अफगानिस्तान है, अमेरिका के हमले हैं, भारत का दबाव है, दूसरे मुल्कों की मुदाखलत है, अंदरूनी गड़बड़ चल रही है। तो ये जो इल्जामात अब लगाते हैं, बात करने दीजिए ना। अब थोड़ी सी संजीदगी से बात सुनिए। मैं आपसे बात ये कर रहा हूँ, हमारे पास ना इतने वसाइल हैं, ना हमारे पास इतना वक्त है कि हम अपनी तवानाई मुल्की हालात को ठीक करने की बजाय भारत के अंदर जाके कोई गड़बड़ करें। लेकिन कश्मीर तो एक मुतनाज़ा मसला है। कश्मीर के लोग अगर वहां जाके कोई गड़बड़ करते हैं तो भाई उनको आप रोक लीजिए अगर रोक सकते हैं। नहीं, भरत वर्मा जी, ये जब कहते हैं तारिक पीरजादा साहब, ये पाकिस्तान की तरफ से तर्क दिया जाता है कि हम ऐसा क्यों करेंगे, हमारे पास तो बहुत सारे मसले हैं। क्या वही सारे मसले इसकी वजह नहीं है क्या? मैं इससे हट के एक चीज़ कहना चाहता हूँ, और बहुत क्लियरली, कि जो डिफेंस मिनिस्टर एंटनी ने कहा है कि 20 लोग पाकिस्तान आर्मी की ड्रेस पहन के अंदर आए हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ डिफेंस मिनिस्टर एंटनी को कैसे पता है? जब हमारे लोग शहीद हो गए तब उनको पता नहीं था, आज उनको इतनी जल्दी कैसे पता चल गया कि ये लोग ड्रेस पहन के आए? वो गलत कह रहे हैं। दूसरी चीज़, जो पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रही है वो अपने आप में गलत है। जो इनके इरेगुलर फोर्सेस हैं, जिसको जिहादी फोर्सेस कहते हैं, वो कोई भी ड्रेस पहन के आए, वो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के इरेगुलर फोर्सेस हैं, उनके कारण आते हैं और उनके सपोर्ट, उनसे पाले पोसे गए हैं, उनके बिना वो नहीं आ सकते हैं अंदर। और वहाँ पर पत्ता भी बिना पाकिस्तान आर्मी के नहीं हिल सकता है उस साइड से। तो इन दोनों चीज़ों को भारत में जो पार्लियामेंट में आज वक्तव्य दिया है डिफेंस मिनिस्टर ने, वो गलत दिया है। वो वक्तव्य अपने आप में टोटली इनकरेक्ट है। ये इरेगुलर फोर्सेस और रेगुलर फोर्सेस सब पाकिस्तान के हैं, ये बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, पाकिस्तान आर्मी उनको सपोर्ट करती है, नरिश करती है, पालती पोसती है। दूसरी चीज़ जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम आ रही है, पाकिस्तान अब बहुत ज़्यादा उसके हौसले बढ़ गए हैं पिछले कुछ महीनों से, और वो चीन के साथ मिल के काम कर रहा है। चीन ने एक बॉर्डर पर प्रेशर बनाना शुरू किया है, पाकिस्तान ने दूसरे बॉर्डर पर। और जो पीरजादा कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी इंडियन आर्मी उनको रोक क्यों नहीं पा रही है। तो ये भी हमें अपने सरकार से सवाल पूछना है कि आपने क्या उनके हाथ बांधे हैं? 21 बिहार में
क्या चौकीदारी नहीं हो रही थी उस समय कि उनको रोका क्यों नहीं गया? ऐसा कैसे हो गया कि वो ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का सब्जेक्ट है? लेकिन ये जो कॉम्प्लेसेंसी हो रही है आर्मी के अंदर, एक मिनट, आर्मी के अंदर ये कॉम्प्लेसेंसी जो आती जा रही है, क्योंकि आप उनको गैग कर रहे हैं, ना चाइना के साथ जवाब देना चाहते हैं ना पाकिस्तान के साथ, और इसकी जिम्मेवारी डायरेक्टली डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनके कलीग्स की है। ठीक है, ये सवाल तो सरकार से हुए, लेकिन जो एक और आपने अहम बात की उस पर तारिक पीरजादा साहब से मैं सवाल पूछना चाहूंगी। तारिक पीरजादा साहब, एक तरफ से चाइना दबाव बना रहा है, एक तरफ से पाकिस्तान बॉर्डर पर दबाव बना रहा है, क्या ये एक सोची समझी रणनीति के तहत है ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके और पाकिस्तान में जो हालात हैं, अफगानिस्तान में जो हालात हैं, उसको अपने मन मुताबिक मोड़ा जा सके? देखिए, पहले तो मैं आपके मेहमान से मुत्तफिक हूं कि भारतीय फौज की काबिलियत में कोई फर्क जरूर आया है। दूसरी बात यह है कि ये बात तो साबित ही नहीं है कि सरहद पार से कोई आया है। आपको याद है सरबजीत सिंह का वाकया, उस पर सबने कहा कि वो हिंदुस्तान का हीरो है। उसको जब जलाया गया, उसकी जो आपका तरीक़ेकार है, उसको दफनाया गया, उसके बाद 4 दिनों के बाद आपके एक इंटेलिजेंस अफसर ने कहा कि वो तो रॉ का एजेंट था। तो मैं उस वक्त टेलीविजन पे ये कह रहा था कि ये एक दहशतगर्द है जिसे रॉ ने भेजा था। आपने कहा हम झूठ बोल रहे हैं। तारिक पीरजादा साहब, आप अगर इस तरह की बात करेंगे तो ऐसे तमाम सबूत भारत ने पाकिस्तान को दिए जिसमें पाकिस्तानी सेना मदद करती रही है आतंकवादियों की। ऐसे तमाम सबूत हैं जिसमें साबित हुआ है कि 26/11 हमले में पाकिस्तान की तरफ से मदद की गई, ISI उसमें शामिल था। ये तमाम चीजें हैं, तो आप सिर्फ भारत के लिए बात नहीं कर सकते। ISI इसमें शामिल रहा है, पाकिस्तानी आर्मी शामिल रही है, जो घुसपैठ हो रही है उसमें। मैं आपसे ये कह नहीं रहा कि आप हमें सबूत दें। मैंने ये कहा कि आपके अफसर ने आपको सबूत दिया है कि वो दहशतगर्द था। अब देखिए दूसरी बात, तीसरी, अब ये कश्मीर की बात करते हैं। देखिए, कश्मीर के मुतालिक भारत के 1.1 लोग LOC क्रॉस करके आए, वो कौन थे? भारत के जरा बात कर ले। देखिए मैंने को आपका नुकसान नहीं कर दिया, बात करने दीजिए। जम्मू कश्मीर में आप गुमराह न करें। हिंदुस्तान का कोई भी आदमी आप और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी आप कश्मीर गुमराह नहीं कर सकते। टेलीविजन पे बैठे हैं, जम्मू और कश्मीर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर स्टेट में। हमारे साथ इस बीच नदीम जावेद भी जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से, हमारे साथ और सभी मेहमान भी बने हुए हैं। नदीम जावेद साहब, लेकिन एक बड़ा सवाल तो सरकार के बयान को लेकर उठ रहा है और जो सेना है उसकी प्रतिक्रिया को लेकर उठ रहा है कि इस तरह के हमले बार बार हो रहे हैं लेकिन उनसे निपटा नहीं जा पा रहा है। नहीं, बिल्कुल देखिए, भारत सरकार ने तो बड़ी संवेदनशीलता से इस बात को लिया है और रक्षा मंत्री ने बयान भी दिया, उस पर डिबेट आपके चैनल पे भी और सब जगहों पे हो रही है। लेकिन अगर रक्षा मंत्री देश का लोकसभा के अंदर कोई बयान देते हैं तो वो कुछ आधार होंगे, ठोस बातें होंगी जिस आधार पर उन्होंने बात की है। सिर्फ ये कह देना कि रक्षा मंत्री ने बयान दे दिया है और उस पर विवाद है, ये तो मैं समझता हूँ कि नासमझी की बात है। रक्षा मंत्री ज़रूर उसको जस्टिफाई भी करेंगे कि किस तरह से और किस आधार पर उन्होंने बयान दिया है। रहा सवाल ये, पाकिस्तान एक पूरी तरह से फेल्ड स्टेट साबित हो रहा है और जो बार बार बात होती है कि पाकिस्तान के इस तरह की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको पाकिस्तान की सरकार के एक हिस्से का समर्थन प्राप्त है और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये भी था कि ओसामा बिन लादेन जैसा टेररिस्ट कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान में, फिर पाकिस्तान से बातचीत का क्या मतलब? देखिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस में आप फाइनली आप ये चाहते हैं कि वॉर हो जाए। वॉर तो नहीं कर सकते आप, डिप्लोमेटिक रिलेशंस में आप दबाव बना सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे आप दबाव बना सकते हैं, UN वगैरह को अगर जरूरत पड़ती है तो इन्वॉल्व करके इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन सच्ची बात यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ आज के हालात में एक पॉलिटिकल प्रेशर के थ्रू, एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस के थ्रू दबाव बनाएंगे और उसकी वजह से भारत सरकार ने लगातार ये कोशिश की है और इस बार भी भारत सरकार लेकिन वो जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस आप बनाने की बात करें, उस रुख को तारिक पीरजादा साहब ये कहते हैं कि भारत तो इस तरह का रुख अपनाए हुए है, कभी आप दोस्त कहते हैं, कभी आप दुश्मन बताते हैं। जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसे पाकिस्तान की तरफ से कोई बहुत अच्छे तरीके से नहीं लिया जा रहा है। तारिक पीरजादा साहब, हमारे साथ नदीम जावेद साहब मौजूद है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें यही जो तरीका है वो बचता है कि जहां हम राजनीतिक दबाव बनाएं, जहां हम डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाएं, लेकिन उसे तो फिर आप ये कहते हैं कि वो कमजोरी है भारत की। नहीं, मैं तो नहीं कहता कमजोरी है भारत की। भारत की हुकूमत ने जो उसके पास अब तक इतला थी उसके मुताबिक उन्होंने आपकी कौम को 1.2 अरब लोगों को ये बताया है कि कुछ लोग एक पाकिस्तानी फौज की यूनिफॉर्म भेजकर पहनकर
सरहद के पार, उधर लाइन ऑफ कंट्रोल के पार आ गए थे। आप चाहते हैं कि भारत की हुकूमत आपसे झूठ बोले और आपको कहे कि नहीं ये तो पाकिस्तान की फौज ही थी और अब हमें इस्लामाबाद पर जाकर हमला करना चाहिए, जैसा कि आपके एक बहुत ही अच्छे मेहमान ने इरशाद फरमाया है। तो देखिए, मैं जरा संजीदगी से दो बातें करूं। तारिक पीरजादा साहब, लेकिन तारिक पीरजादा साहब, ये जो आप बात कहते हैं बार बार, इससे ये स्थिति क्या बदल जाती है कि वो 20 लोग पाकिस्तानी सीमा को पार कर भारतीय सीमा में आए, तो आपके यहाँ की जो सेना है वो उस घुसपैठ को होने दे रही है ना? मैं आपको जवाब दे देता हूं। पहली तो बात यह है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कोई शख्स लाइन ऑफ कंट्रोल के पार गया। ये आपका कहना है। नहीं, पहली बात मैं बात कर लूं ना, इसका कोई सबूत नहीं है। आपकी हुकूमत भी अभी ये कह रही है सबूत कोई नहीं है, इल्जाम है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, दोनों तरफ के फौजी मरते रहेंगे। अभी आपकी एयरफोर्स जो है, कश्मीर भैया एक डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में, लाहौर की, गिलगिट है, बाल्टिस्तान है, स्कार्दू है, कोराकोरम है, ये सारे आपके इलाके में जो आपने हथियार के कब्जा करके रखा हुआ है। बात तो सुनिए। अरे भाई, आप अपने दिल की बात जरूर कहिए। अब बार-बार कश्मीर, जम्मू कश्मीर। तो मैं आपकी बात सुनने का पाबंद तो नहीं हूं ना, और आप मानने का पाबंद नहीं हूं। जम्मू कश्मीर रियासत है। गिलगिट बाल्टिस्तान की बात कीजिए जो आप कश्मीर काउंसिल से पाकिस्तान से चलाते हैं, एक जॉइंट सेक्रेटरी के हाथ से, वहां पे आपने एथनिक वायलेंस किया हुआ है। बातों को पहली बात तो ये बताइए कि 20 दहशतगर्द हथियारों से लैस होकर हमारी एलओसी तक पहुंच कैसे जाते हैं? आपको तकलीफ देना चाहते हैं, वो यहाँ तकलीफ देगा, फिर आपको भी नहीं छोड़ेगा। आप क्या ये बार बार कश्मीर करते हैं? कश्मीर एक डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में। जी हाँ। और तारिक पीरजादा साहब, भाई बात सुनिए, हम जब कहते हैं कश्मीर, इससे मुराद जम्मू कश्मीर, लद्दाख और वो तमाम इलाके जो भारत के कश्मीर के नाम पर कब्जे में हैं। 1,22,000 स्क्वायर किलोमीटर जम्मू कश्मीर की जमीन आपने मारी हुई है। 2,000 में आपको बता दिया। 15,000 किलोमीटर मैं आपको बताता हूँ, इलाके में घुसपैठ मेरी मुराद लद्दाख की तरफ कर पाते हैं, ना जम्मू की तरफ कर पाते हैं। तो ये सब जो है ना बातें तरफ कर रहा हूँ, आपको तो याद ही नहीं है कि आपने सियाची, इज्जत करता हूँ, आप बात ही नहीं सुन रहे हैं। मैं क्या करूँ आपकी बात का? देखिए ना, अगर पढ़े लिखे आदमी आप हैं तो बात सुनिए और बात कहिए। आप बात करना चाहते हैं, बात सुनना नहीं चाहते। चले कीर्ति आजाद साहब ने अपनी बात रखी, तारिक पीरजादा साहब, कीर्ति आजाद जी ने अपनी बात रखी, तारिक पीरजादा साहब, लेकिन आपसे विजय विद्रोही भी एक सवाल पूछ रहे हैं कि इस तरह से 20 हथियारों से लैस आतंकवादी भारतीय सीमा में घुसते हैं तो वो कैसे घुसकर अंदर तक आ जाते हैं? मैं जवाब दूं, अगर आप मुझे जवाब देने दें और अपने मेहमानों से कहें, अपने मेहमानों से कहिए कि खामोश हो जाएं ताकि मैं बात कर सकूं। जी दें जवाब। अरे भाई बात सुनिए, मुझसे टेलीविजन पर लड़ाई करके आप किसी को लाइन ऑफ कंट्रोल पे नहीं रोक सकते। मुझसे मेरी दलील लीजिए, लॉजिक लीजिए, और वो ये है, देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ हर इंच पर ना तो भारतीय फौज खड़ी है और ना पाकिस्तान की तरफ हर इंच पर पाकिस्तान की फौज खड़ी है। कश्मीर के लोग कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ना चाहते हैं, और अगर वो किसी वक्त आपकी तरफ आते हैं, चाहे वो भारतीय फौज की भर्ती हो, चुनाव में 96% लोगों ने वोट किया। अरे भाई आप मुझे एक बात बताइए, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं बढ़ावा पाकिस्तान दे रहा है, पाकिस्तान की सरकार दे रही है, ये तो आप मान रहे हैं? भाई हम तो नहीं दे रहे, उनको आजादी चाहिए, पहली एक बात। लेकिन उनको हथियार, उनको सपोर्ट, उनको सीमा पार कराने के लिए पाकिस्तानी सेना क्या मदद नहीं कर रही है? आपको 48, अरे भाई वो हमारे लोग ही है ना, वो हमारे लोग हैं। आपके लोग किस तरह से 47 में आपके लोग होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। भारत के साथ है और कश्मीर के लोग ये कहते हैं कि वो हिंदुस्तान के साथ है। आप घुसपैठिए हैं, आप जाके यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन देखिए, आप रेजोल्यूशन देखिए, आप नेहरू ने जिस पर दस्तखत किए थे, नेहरू ने तारिक पीरजादा साहब, ये आपके दावे हैं, ये आपके दावे हैं, लेकिन जो जम्मू कश्मीर की जनता है वो वोट कर रही है हर साल, मुत्तहिदा का दावा है, अपनी सरकार को चुन रही है। वो भारतीय सरकार, भारतीय संविधान के हिसाब से अपनी सरकारें चुन रही है, वो सब कुछ कर रहे हैं, तो वो यहाँ का हिस्सा है। आप ये दावे कर रहे हैं। 1.2 अरब लोगों से झूठ मत बोलिए। उनको बताइए कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है,
जम्मू कश्मीर सियाचिन आप झूठ बोलने का सर्टिफिकेट लेके बैठे हो। 1947 में कब्जा किया था। 5 महीने में झूठ बोल रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही है? अरे आप कब से रमजान के पाक महीने के मुहाफिज बन गए? आप तो अपने मरने वालों को शहीद कहते हैं, जो कि मुसलमानों का नजरिया है। अपने लिए आपके पास तो लफ्ज भी कोई नहीं है। मस्जिदों में बम आप फोड़ते हो, हिंदुस्तान में आप कब से हमारी मस्जिदों में आप पालते हो? मुझे बताइए, एक इंडियन, एक हिंदू मुसलमानों की मस्जिदों का मुहाफिज कब से बन गया? नहीं, हिंदुस्तान के कंपोजिट में क्या है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। सम्मान करते हैं, आप तो आक्रामकता है, हमलावर है। आप मुझे इनकी बात का जवाब देने देंगी या अपने सवाल का जवाब देने देंगी? नहीं, आप अगर उनके सवाल का जवाब देना चाहते हैं तो दें पहले आप। सुमेरा जी, मैं वो तो चीख रहे हैं, मैं सवाल का क्या जवाब दूं? जी, हमारे साथ नदीम जावेद साहब मौजूद हैं, वो भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। मैं मुसलमान हूँ और मैं भी रोजे से इस वक्त यहाँ बैठा हुआ हूँ। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों से बेहतर हालात में, ये कहना इस मुल्क का, हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदुस्तान का हिंदू हिंदुस्तान के कंपोजिट कल्चर में यकीन रखता है, मिलजुल कर मनाता है। होली, दिवाली, ईद, बकरीद, ये इल्जाम लगाना हिंदू और मुसलमान की बात करके कल्चर नहीं है। आप अपमान कर रहे हैं, आप गलत बात बोल रहे हैं। इसीलिए हमने आपसे अलहदा मुल्क किया था। तारिक पीरजादा साहब, कंपोजिट कल्चर नहीं है यहाँ पे। तारिक पीरजादा साहब, जो आपका रवैया जो है और जो आप बात कर रहे हैं, क्या यही पाकिस्तान की आवाम का रुख है? क्या यही पाकिस्तान की सरकार का रुख है? फिर किस तरह से दोस्ती हो सकती है? आप कह रहे हैं भारत में कोई कल्चर नहीं है, भारत में मुसलमानों तो दुश्मन की जरूरत नहीं है, इस तरह का बयान अगर आप देंगे तो फिर किस तरह की दोस्ती, किस तरह की बातचीत, क्या ये तवक्को करनी चाहिए आपसे? मैंने आपके एक मेहमान की बात का जवाब दिया है। अब आप चूंकि बात कर रही हैं, बड़ी बात कर रही हैं, तो मैं बड़े ठंडे मिजाज से एक बात का जवाब देता हूं। देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 4-5 बड़े तनाज़ात हैं, डिस्प्यूट हैं। अगर आप इनको हल नहीं करेंगे, आप इनको यू विल कंटिन्यू टू स्वीप देम अंडर द रग, उनको छुपाते रहेंगे, दुनिया को ये कहते रहेंगे कश्मीर तो भारत का अटूट अंग है, तो इससे ये हकीकत नहीं बदलेगी। कश्मीरी अपने लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। बेहतर तरीका ये है कि बातचीत से हल हो जाए, वरना जब बातचीत से मामला हल नहीं होते, बातचीत से नहीं होगा तो फिर जंग होती है। ठीक, इन्होंने कह दी बात अपनी, कह दी कि जंग से बात हल होगी। अब एक बार अभी बातचीत से नहीं होगा तो आप लोग भेजेंगे अपने। लेकिन तो परवेज मुशर्रफ ने क्या कहा? कारगिल था, जहाँ से अब आपकी इत्तला के लिए मैं बताऊं, 5 जगह में हम अंदर थे। उन 5 जगहों में से एक जगह पे लड़ाई हुई है, 4 जगहों पे हिंदुस्तान को पता भी नहीं है हम कहाँ बैठे हुए हैं। उनमें से एक जो थी, हम आगे जाते हम सियाचिन में जो उनकी ब्रिगेड बैठी है उसको काट देते पीछे से। कैसे भी वो मुजाहिदीन थे या NLI थे, आपकी आप अस्तोर के रहने वाले हो, NLI के लोग उसी आपके इलाके के हैं ना, वो NLI के बहादुर लोग जो हैं उधर थे। तारिक पीरजादा साहब, क्या कहेंगे आप इस पर? परवेज मुशर्रफ बता रहे हैं कि किस तरह से वो अंदर तक सीमा में घुसे हुए थे करगिल के दौरान। वो जो उन्होंने उनके दौर में कारगिल का वाकया हुआ था उसके मुतालिक मुझे तो कोई इख्तलाफ नहीं है, जो उन्होंने कहा है सही कह रहे हैं। मतलब पाकिस्तानी सेना तो शामिल थी ना? आप कह रहे हैं पाकिस्तानी सेना को मालूम नहीं है ऐसी घुसपैठ हो रही है? नहीं, वो घुसपैठियों वाली बात ही नहीं, वो तो बाकायदा उसे क्या कहते हैं, एक कार्रवाई हुई थी जिसका मकसद हिंदुस्तान को मजबूर करना था। वो उनकी स्ट्रेटेजी कामयाब नहीं थी हुई और वो वापस आ गए। उससे तो कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा है, उससे इस 5 फौजियों के मरने का क्या ताल्लुक है? नहीं, बात ये है ना कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना की तरफ से तो ऐसा कुछ किया नहीं जा रहा, ये तो कश्मीर कर रहे हैं, सिलसिला बना हुआ है ना वहां से। पाकिस्तानी, मैं आपको बता देता हूं, पाकिस्तानी सेना जब कोई कार्रवाई करेगी तो वो खुली कार्रवाई होगी। करगिल खुली कार्रवाई नहीं थी, करगिल खुली कार्रवाई नहीं थी। आपने अपने सैनिकों के बारे में आज तक नहीं बताया कि कितने सैनिक मारे गए पाकिस्तानी वहां पर। वो खुली कार्रवाई या हमला नहीं था। आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं आपको मुशर्रफ से ज्यादा बता सकता हूं? मैं नहीं बता सकता, इसलिए कि मुशर्रफ उस वक्त सदर पाकिस्तान थे, और अगर वो जो कुछ कह रहे हैं या आप उनकी बात मान लीजिए या ना मानिए, मैं उसके मुतालिक इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं? आप मानते हैं उनकी बात ना?
नहीं, आप पर फिर कैसे यकीन किया जाए? एक तरफ कहते हैं कि कश्मीर समस्या की समाधान के लिए बातचीत हो, दूसरी तरफ आप खुद स्वीकार रहे हैं कि करगिल के अंदर आपने ये कार्रवाई की, पूरी सैनिक कार्रवाई की, तो किस बात पर यकीन करें? अब आप उस एक बात दो बातों को मिला रहे हैं। देखिए, कश्मीर तो एक मुतनाज़ा मसला है, उस पर तो बात करनी पड़ेगी आपको। अब दूसरी बात यह है कि मुशर्रफ को वो कार्रवाई करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, उसका जवाब मुशर्रफ ने खुद दे दिया है। नहीं तो आप वो कारगिल पर जो कार्रवाई की गई, आप यही कह रहे हैं ना कि वो इसलिए की गई ताकि दबाव बनाया जा सके कश्मीर पर बात करने के लिए। तो ये क्यों ना समझा जाए कि ये जो तमाम कार्रवाइयां की जाती हैं वो इसी वजह से ताकि भारत पर दबाव बनाया जाए। पाकिस्तानी सेना ये करवाती है और दबाव बनाने के लिए करती है। बात सुने, क्यों गलतफहमी पैदा करती है हिंदुस्तान के लोगों के लिए? 5 आदमियों को मारने से किसी पर दबाव पैदा नहीं हो सकता, इसीलिए पाकिस्तानी फौज ने कहा कि हमने ये कार्रवाई नहीं की, क्योंकि 5 आदमियों को मारने से क्या दबाव पैदा हो सकता है? 5 को नहीं मारा सिर्फ, बताएं अब तक इस साल में अभी तक अगस्त के महीने तक 6 अगस्त तक 60 बार घुसपैठ की कोशिश हुई है और ये पिछले साल के मुकाबले 80% ज्यादा है। तो ये स्ट्रैटेजी में जो बदलाव है ये क्यों है, ये जानना चाहते हैं हम। मैं जवाब देता हूं। आप लोगों ने 70,000 कश्मीरियों को मारा है, आपने सैकड़ों पाकिस्तानी फौजियों को मारा है। अभी आपके जहाजों ने लाहौर सेक्टर में पाकिस्तान की सरहद की खिलाफ वर्जी की है। आपकी नेवी रोज हमारे माहीगीरों को पकड़ लेती है। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको तो यही नहीं पता कि अमन के तरीके से रहना किसे कहते हैं। जी, ये पाकिस्तान से प्रेम शुक्ला जी, अब तारिक पीरजादा साहब कह रहे हैं कि नहीं मालूम भारत को कि अमन के तरीके से रहना क्या है। मतलब ये तरीका हम लोग जो है सियारों से सीखेंगे। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन वो शायद सीआर का मतलब नहीं समझ पा रहे, उसको डिफाइन कर दीजिए भाई। जरा बात खुल के कीजिए ना, चीखें मारकर बात करेंगे तो मैं क्या समझूंगा। जी प्रेम शुक्ला जी, आपकी बात समझ नहीं पाए। गीदड़ों की तरह रात में कार्रवाइयां करना बंद करें, खुलकर बात करें, खुलकर। भाई अगर खुल के बात करनी है तो आप कह रहे हैं ना कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, आप कार्रवाई करके देख लें और उसका जवाब आपको मिल जाएगा। आप बड़े बहादुर बनते हैं। आप लोगों ने रात में चोरी में आते हो और मार के भाग जाते हो। आप ये बंद करो। बुज़दिली बताता हूं, मैं आपकी बुज़दिली बताता हूं। आपने बांग्लादेश के लोगों की कमर पे बैठ के अपनी फतह का झंडा लहराया था। लड़ना चाहते हो तो लड़के देखो। अब वो वक्त पता नहीं लगेगा इस्लामाबाद रावलपिंडी का, वो वक्त गुजर चुका है। बलूचिस्तान तक चढ़कर मारेंगे कि हम आपको सफाई हस्ती से खत्म कर सकते हैं। लेकिन जो नदीम जावेद साहब, जो तारिक पीरजादा साहब कह रहे हैं कि आप कुछ करके देखें, हम उसका जवाब देंगे, आपको उसका जवाब मिलेगा, ये इस तरह की नौबत क्यों आई है? क्या सरकार का रवैया ढीला है? आज रक्षा मंत्री का जो बयान है उसको लेकर भी तमाम विवाद हो रहा है। हम इस्लामाबाद पे हमला करेंगे, जरा भाई करके तो देखिए ना। जी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का जो अभी साथ में बैठे हुए जो एक्सपर्ट हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं। पाकिस्तान पंडित जी बात सुन लीजिए, इसके बाद आपकी बात करेंगे। पाकिस्तान एक तरह से फेल्ड स्टेट साबित हो रहा है। जो अफगानिस्तान के जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए और पाकिस्तान के जनाब, हमने पूरी बात सुनी आपकी। हमारे सवाल रैशनल बात करूंगा और उस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। आप पाकिस्तान को मेरी बात सुनिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मैं रैशनल बात कर रहा हूँ और लॉजिकल बात कर रहा हूँ। पहले पूरी बात सुन ले पीरजादा साहब। आपको तकलीफ ये है कि हम एक न्यूक्लियर स्टेट बन गए हैं। पीरजादा साहब पूरी बात सुन ले, फिर जवाब दीजिएगा। 10 साल से अमेरिका को हम तो का मुकाबला कर रहे हैं। आपको तकलीफ ये है कि हम आपके सामने झुक नहीं रहे। आप हमारी पूरी बात सुनिए, उसके बाद देश के अंदर आकर हमला करता है, उसामा बिन लादेन को मार देता है। पहले सुन लीजिए बात पूरी, फिर आप जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान पिछले 20-25 सालों में जो आपका डेमोक्रेटिक प्रोसेस था वो खत्म हो गया एक तरह से। फौज का कब्जा धीरे धीरे सरकारों पर और इस तरह की ISI का कब्जा सरकारों पर होता रहा है। दूसरी बात, जो अफगानिस्तान की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं जो अफगानिस्तान में कामयाब नहीं हो पाए, वो शिफ्ट हो गए पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार का एक हिस्सा कर रहे हैं। अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान की सरकार का एक हिस्सा उनको ताकत देके हिंदुस्तान पर कहीं ना कहीं हमला करवाने की कोशिश कर रहे हैं, खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और हवाओं की। अब क्या बात जो आप पूरी तरह से नदीम जावेद साहब, ये जो तमाम बातें आप कर रहे हैं ये सरकार को मालूम है ना,
फिर सरकार इससे निपटने के लिए कोई रणनीति क्यों नहीं बनाती? हमारी सेना को इस तरह से मजबूर क्यों होना पड़ रहा है कि वहां पे सैनिक मारे जा रहे हैं? नहीं, देखिए एक बात बहुत साफ है और वो बात ये है कि हमारी सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि पाकिस्तान की सरकार के ऊपर दबाव बना रहे और दबाव बन कहाँ रहा है नदीम जावेद साहब? मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि दबाव बनाने की कोशिश लगातार हो रही है। सरकार ने पूरी कोशिश की है कि नाकाम हो रहे हैं। नहीं, नाकाम बिल्कुल नहीं हो रहे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो पाकिस्तान की सरकार है उस सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है। वह सरकार खुद अपने आप में कमजोर है। उस सरकार के ऊपर मिलिट्री के लोगों का ज्यादा कब्जा है। उस सरकार के ऊपर आईएसआई के लोगों का एक तरह से कहीं ना कहीं दबाव दिखाई देता है और जो वहां पे फैसले होते हैं उसमें बहुत सारी बातें सरकार के बड़े मतलब इस तरह की कमजोर सरकार से तो फिर आप बातचीत नहीं करेंगे? इस तरह के हमले होते रहेंगे तो बातचीत नहीं करेंगे? बिल्कुल। देखिए इस सरकार से लगातार डिप्लोमेटिक स्तर पर यह प्रयास होगा, भारत सरकार का की बात हो, लेकिन जो बात बार-बार होती है, एक बड़ा सवाल तो ये उठता है ना कि 20 लोग आके हमारे 5 लोगों को मार देते हैं, फिर वो 20 लोग जाते कहां हैं? 20 लोग फिर हुआ क्या उनका? वो 20 पर हमने रिटेलिएशन किया, उनमें से किसी को मारा, क्यों नहीं हम मार पाए? वो लोग वापस कहां चले गए? सवाल मुझसे लेकिन इतना ही, हमारे पास वक्त भी इतना ही है इस चर्चा के लिए। हम बता दें कि ये एक बड़ा सवाल है जो देश के सामने है कि आखिर देश कब तक चुप रहेगा। यही लोग सवाल पूछ भी रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।